वक्फ 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 हर जगह आपको सुनाई दे रहा होगा, सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। सियासतदान से लेकर आम इंसान के बीच इसी का जिक्र है। मोदी सरकार ने कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पास करवा लिया। अब राज्यसभा में सरकार के सामने अग्नि परीक्षा है। हालांकि इसकी तैयारी बड़ी मजबूत लगती है और सरकार बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। सरकार के आत्मविश्वास से लग रहा है कि वक्फ बिल कानून बनने ही वाला है, जबकि विपक्ष के तेवर से लग रहा है कि वो इसे कानून नहीं बनने देंगे। तो फिर वक्फ पर किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, अब सबको इसका इंतज़ार है। लेकिन अभी तक देखा जाए, चाहे बहस के दौरान देखा जाए, चाहे लोकसभा में जिस तरीके से इसको पास करवाया एनडीए सरकार ने, उस लिहाज से देखा जाए तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ इस पर मजबूत दिखाई देती है। फिर भी ये मुद्दा आज भी वहीं पर रुका हुआ, जहाँ विरोध में वही बातें कही जा रही हैं जो कही जा रही थी, और इसके जो फायदे गिनाए जा रहे थे सत्ता पक्ष की तरफ से वो वैसे ही हैं। इसको थोड़ा आज और समझेंगे गहराई से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर फुल स्टॉप लगने वाला है। वक्फ संशोधन बिल कानून का रूप लेने वाला है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल इस उम्मीद को जो लेकर के आई है वो कहीं बुलडोज कर रही है। ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। वक्फ बिल को लोकसभा से हरी झंडी मिल चुकी है। अब राज्यसभा से ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। देश से लेकर प्रदेश तक, सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ और सिर्फ वक्फ संशोधन बिल की चर्चा है। कोई खामियां गिना रहा है तो कोई खूबियां बता रहा है। इस वक्फ बिल में 2013 में चुनाव के लिए इन्होंने लुटियन जोन के 123 संपत्ति को रातों रात वक्फ को समर्पित कर दिया। ये बताता है कि तुष्टीकरण की सीमा कौन पार करता है, काला अध्याय कौन लिखता है। ये कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं होगा। दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का, लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। वक्फ बोर्ड की शक्तियां असीमित हैं। वक्फ बोर्ड अभी पूरी तरह बेलगाम है। इसमें खास वर्ग का ही कंट्रोल है। संशोधन के बाद इसका विस्तार होगा। पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे। अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी जमीन छीनी जाएगी? सबसे बड़ा पॉपुलेशन बिहार में वो पसमानदा मुसलमान का है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब जो नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, कि सरकार ने लाया है, अब पसमानदा मुसलमान कौन है? वही अंसारी, वही रायन, जो कुजरा जिसको बोलते हैं, जो दुनिया का काम करते हैं, वो सारे लोग जो गरीब लोग हैं उनको अब ये फायदा मिलेगा इससे। लोकसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद मोदी सरकार का आत्मविश्वास बढ़ा है। एनडीए के सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ दिया है। अब राज्यसभा में अग्नि परीक्षा बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पिछले कई दिनों से हम भी इस पर बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग मेहमानों से इसके तमाम पहलुओं को खंगाला है। और जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्या आज भी वक्त पे बात करनी है, इस तरह से चर्चा शुरू होती है। और फिर ये देखते हैं कि जब भी बात होती है तो वक्त में कई चीज़ें निकल कर आती हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ इस बिल पर हो रही बहस तक सीमित नहीं है।
जैसे आप देखते हैं सदन में जो बातचीत होती है उसमें कई और बातें निकल कर आती हैं। सरकार की नीयत को लेकर बात कर दी जाती है विपक्ष की तरफ से, तो सरकार बताती है कि कैसे समावेशी विकास की आवश्यकता है, जो वंचित समाज है उसको भी शामिल करने की, महिलाओं के अधिकारों की बात। तो इस तरीके के अलग अलग पहलू निकल कर आते हैं। एक बात है, अगर इसको छान लिया जाए ना, अभी तक जितनी बात हुई है तो उसमें मोटे मोटे तौर पर दो बातें हैं। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि कोई तथ्यात्मक बात विपक्ष की तरफ से नहीं कही गई, यानी सिर्फ सियासी बयान दिए गए हैं, आरोप प्रत्यारोप, पुरानी बातें, नीयत पर सवाल, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से कि बिल में ये बिंदु रखे गए हैं, इन बिंदुओं में ये आपत्ति है, ये बात सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही है। और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तोड़ने का काम किया जा रहा है, समाज में एक गलत परिपाटी को डाला जा रहा है, इससे एक भेद उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए ये चर्चा ज़रा गंभीर बन जाती है। ये बड़ा हिंदू मुसलमान कुछ ज़्यादा होने लगा। आइए इस पर बातचीत करते हैं। आरती मेहरा बड़ा चिरपरिचित चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। आरती जी से बड़े दिनों में बात हो रही है। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सियासतदान हैं पुराने। डॉक्टर शिव कुमार दुबे, आपका भी स्वागत है। और मुफ्ती शमून कासमी साहब, क्योंकि कल दर्शकों के बड़े मैसेजेस आए हमारे पास, उनको सुना दर्शकों ने और खूब पसंद भी किया गया उनकी बातों को। जाहिर तौर पर जो वक्फ बोर्ड को समझना चाहते थे, और फिर जब मुफ्ती शमून कासमी जैसा चेहरा कुछ बात बोलता है तो लोग उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि अरे ये तो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब वक्फ के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, तो क्या वजह है। तो अध्यक्ष मदरसा बोर्ड हैं उत्तराखंड, वो भी मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। कासमी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मुझे सबसे पहले बताएं कि आज जो चर्चा आई उसमें मुझे जो विपक्ष की तरफ से बिंदु लगते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात कि हिंदू मुसलमान ये बहुत ज़्यादा इस देश में होने। अब ठीक है, ये एक बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है, नैरेटिव जो है वो विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये हो तो रहा है। इस माहौल को आप कैसे देखते हैं? किसी बदलाव की तरफ कोई सकारात्मक कदम है या इससे हालात और सेंसिटिव हो रहे हैं? तिवारी जी, मैं आपको अभी एक अन्य उसकी एक बात बता रहा हूँ, वहीं से शुरुआत करता हूँ। एक साहब ने ये कहा कि भाई हुकूमत के ऊपर और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा, तो मैंने उनसे कहा भाई इतना भी सुन लो, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा कि हुकूमत, ईश्वर कहते हैं कि हुकूमत मुल्क तो हमारा है, हम जिसे चाहते हैं उसे हुकूमत देते हैं और हुकूमत हमारी तरफ से रेस्पेक्ट है, यानी इज्जत है। तो ये कुरान का एक मंत्र है जो मैं बहुत है तो वो बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन। तो इसका जो सार है वो ये है कि भाई मुल्क, हुकूमत तो हमारी है, हम तो, और आप कहते भी होंगे हम तो एक मात्र निमित्त हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते आए हैं कि भाई मैं तो एक निमित्त हूं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मैं पूरे देश को, कि ईश्वर जिसे चाहता है उसे उससे काम ले लेता है। अब देखिए, किसी राजकुमार के यहाँ पैदा नहीं हुए, किसी बड़े घर के अंदर पैदा नहीं हुआ, कोई आईएएस भी पैदा नहीं हुआ, कोई नेता भी उनके यहाँ पैदा नहीं हुआ, पहले व्यक्ति हैं। और देश में अब तक, मैं ये नहीं कहता हूं कि और प्रधानमंत्री, मगर अब तक जिस विजन के साथ उन्होंने देश में डेवलपमेंट किया है और बगैर किसी भेदभाव के सबको तमाम योजनाओं के अंदर शामिल किया है, वो एक अपने आप में एक इतिहास है। भाई कच्चे मकानों का पक्का बनना, आयुष्मान कार्ड, मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि आयुष्मान कार्ड के बारे में मैं एक मदरसे में गया निरीक्षण के लिए, तो वहां कुछ स्थानीय लोग आ गए, तो एक नौजवान से मैंने पूछा भाई मुसलमानों ये बताओ आपको योजनाओं का कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं। तो उन्होंने कहा, एक बच्चा उठा, मतलब 9 उम्र था, उसने कहा सर बड़ी मासूमियत के साथ कि सर मेरी माँ को पैरालाइज हुआ, मेरी माँ बच गई, आयुष्मान कार्ड से हमने इलाज करा। अब मैं ये बात कहने के बाद ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो है ईश्वर, अगर आप देखें, वो तमाम हुकूमतों का मालिक है और जिसे चाहता है। पूरी एक कांग्रेस की सरकार देखिए कि राजकुमार की हैसियत से कितना पैसा खर्च किया राहुल गांधी पर, और जब ये नहीं हुआ तो फिर देखिए आप, एक परिवार के 3 सदस्य जी पार्लियामेंट के अंदर हैं, एक दूसरे परिवार के 5 सदस्य बिल्कुल खून के रिश्ते, जबकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट के अंदर जॉब में
अगर आप पीआरओ भी रखेंगे, पीए भी रखेंगे, तो खून के रिश्ते का नहीं रखेंगे। और यहां जो है पूरे देश को, तो कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक इन मीडिएटरों के जरिए से, जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि साहब मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का ये प्रयत्न कर रहे हैं। मैं तो इनसे जानना चाहता हूं कि आपने उस संपत्ति को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तथ्यों पे आधारित बात कर रहा हूं। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते उनसे मैं ये अगर सवाल करूं कि वो इन्होंने क्या जिन लोगों के ऑफिसेस, बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े मॉल, और इन्होंने उसमें बनवा दिए, और यही नहीं, इस वक्त संपत्ति पर लीज पर देने का अधिकार आपको कैसे है? ये तो गरीबों के लिए थी। तो जिन गरीबों के लिए इसे वक्फ किया गया था, वो गरीब तो गरीब ही रह गए। ठीक, वो गरीब ही रह गए। ये तो एक बड़ा पॉइंट आया ही है कि वक्फ की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि संपत्ति से वंचित समाज को लाभ होगा। जी, आप अपनी बात को थोड़ा संक्षेप में समाप्त करें तो मैं बाकी लोगों के पास भी जाता हूं। एक मिनट, देश के मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 94% बच्चे मुसलमानों के हमारे हिंदू भाइयों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो वक्फ संपत्ति के ऊपर अगर स्कूल होते, कॉलेज होते, हॉस्पिटल होते, तो ये गरीब जिनके लिए वक्फ किया गया था, तब उनका मंशा पूरा होता। तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम ऑर्गेनाइजेशन से कहना चाहता हूं कि आपने मीडिएटरशिप की कांग्रेस की, और कांग्रेस ने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा। मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर, हमने मदरसों के अंदर इसीलिए एनसीईआरटी को लागू किया। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के, ये आपका एक बड़ा पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा और समझूंगा, अभी समय मिलेगा काश्मीर साहब हमको, मैं आपकी बातों को और लूंगा। आपने कहा कि मेन स्ट्रीम से मुसलमानों को काट दिया, ये बड़ा आपका महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। डॉक्टर दुबे, मुझे ये बताएं, आपकी एक तथ्य की बात लगातार की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कौन से पॉइंट से, तो मैं देख रहा हूं कि ज़्यादातर पॉइंट यही है कि देखिए ये पहले भी योजनाएं लाए थे, ये वो योजना लाए थे, ये किसान बिल लाए थे, सारी बातें जब भी होती है तो कुछ इससे हट के कुछ और ही बातें होने लगती हैं और ज़्यादातर बहस में विपक्ष की तरफ से ऐसे ही बिंदु देखने को मिले हैं। क्या सचमुच में इस बात का अभाव है कि इमीडिएटली इस बिल पर कोई तथ्यात्मक रूप से आप खामी निकाल पाते और उसको रख पाते? क्योंकि अभी तक बड़े बड़े नेताओं को, मैं कल से लेकर अभी तक दोनों सदनों की बहस को लगातार सुन रहा हूं, मुझे सुनाई नहीं दिया। सबसे पहली चीज तो यह है कि निश्चित तौर पर अगर पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं तो उसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी क्यों भुगते? कुछ चेंजेस हो सकते थे, लेकिन अगर कोई चेंजेस करना है तो सर्वसम्मत से बैठ के समझा के देखिए, जब कोई चीज परिवर्तन की जाती है ना, तो वो परिवर्तन में समय लगता है। आप इमीडिएटली परिवर्तन करना चाहें तो डेफिनेटली वो परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें फूट पड़ेगी, उसमें दंगा फसाद सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप उसी को एक प्रोसेस के तहत ले जाएं तो निश्चित तौर पर कन्विंस करें तो उसका एक परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन एक असरकारक होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो मुखिया है, जो पूरा तंत्र है, वो ये चाहते हैं, जब वो बौखला गए जब से उनकी 240 सीटें आई हैं, कि अब आगे क्या, तो उन्हें कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिकरण करना है और राजनीतिकरण करने के लिए वो इस तरीके से कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। लेकिन ये सच है, इसमें को देखिए, हिंदुस्तान में कोई भी हो, बट जब आप ये कहते हैं तो आप तो अपरोक्ष रूप से उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आप इसमें जितना घी डालने का काम कर रहे हैं, जितना बढ़ावा दे रहे हैं इस मुद्दे को, अगर उनका ऐसा कोई एजेंडा है तो आप फायदा पहुंचा रहे हैं। नहीं, हम उनका एजेंडा नहीं, हमने तो अपनी बात क्लियर रखी। और आज भी हमारे प्रोफेसर रामगोपाल साहब ने बोला है कि आपने ये सब कर तो दिया है, जो आपके पास मेजोरिटी है, आपने लोकसभा में पास करा लिया और राज्यसभा में भी आपके पास मेजोरिटी हो जाएगी। आज बीजेपी ने भी बोल दिया है, जिस हिसाब से उनका बयान आया बीजेपी प्रमुख का, तो हो सकता है कि वो इजीली हो जाएगा। लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? बात ये नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात, चलिए मैं आता हूं इस पर, एक और महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर रामगोपाल यादव ने आज कही है, मैं आता हूं दुबे जी, एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। आरती जी, एक महत्वपूर्ण बिंदु और रामगोपाल यादव जी ने उठाया, जिनका जिक्र अभी दुबे जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल आपको नहीं दिखाई दिया, ये 2014 से लेकर 2024 तक, और अब हम देखते हैं कि बंगाल की तैयारी आप कर रहे हैं, बिहार तो इमीडिएटली सामने है ही, उसके ठीक पहले जो है ये एक बड़ा मुद्दा एकदम से पूरा, जिसमें देश में चर्चा का विषय बन गया है, 370 जैसा ही बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। तो ये सियासी नहीं है, ये कैसे समझाएंगे आप लोगों को?
देखिए, आज देश में एक खुशी है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये ज़रूरी है कि लोक हित का ख्याल रखा जाए पूरी तरह से। हमारे देश में मुसलमानों का अपना एक सम्मान और स्वाभिमान के साथ उन्हें भी जीने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल को लाके उन जो निरहे और जो एक तरह से गरीब और शोषित, क्योंकि ये जो बिल है वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज जो होना चाहिए, आपको मालूम है इस देश में लगभग 16 लाख आफ्टर डिफेंस एंड आफ्टर रेलवे सबसे ज्यादा अगर प्रॉपर्टीज किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज किसी पर्पस के लिए थी, किसी भावना से वो दी गई थी और उनके पीछे जो लोगों का ध्येय, जो एम छुपा हुआ था, क्या वो पूरा कर पाए या भूमाफियों ने हथिया लिया? क्या लोगों ने इसमें लीज करके, जैसे अभी कासिम साहब बता रहे थे, लीज करके अपनी कमाई के साधन कर लिए, अपने अपने लोगों को पैसे का गंदा बंटवारा करके उन्हें आगे दिया? तो कोई रेगुलेशन तो होनी चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, किसी प्रकार से ट्रांसपेरेंट तो सिस्टम को करना चाहिए। तो इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये संशोधित बिल जेपीसी के रिकमेंडेशंस के बाद आया है। आप इसे क्यों, कब से ये चल रहा है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की कितनी बैठकें हुई हैं? कल लोकसभा में पूरी तरह से पार्टिसिपेशन रहा सभी पार्टियों का और सबने अपनी बात रखी। अब तथ्य इनके पास नहीं है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि तथ्य यही है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उनका सदुपयोग होना चाहिए था, उसको करने में पूरी तरह से विफल रहे स्टेट्स में। और जिस प्रकार से लगभग पिछले 10 सालों में 30% वक्फ की प्रॉपर्टीज में इजाफा हुआ है, तो ये सब देखने की बात है। ये देश हित के लिए है जी, ये देश के उन ठीक है। मुझे अभी आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा इसमें कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद अभी तक उसका क्या इस्तेमाल हुआ था और उससे क्या भला हुआ मुस्लिम समाज का, ये एक बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है। फाजिल अहमद साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। कल खूब इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने रखी थी और देखिएगा चर्चा में एक थोड़ा सा एक अलग एंगल वो लेकर आएंगे, क्योंकि उनका एकदम इस पर विचार, अभी तक हमने प्रो वक्फ बहुत सारी बातें सुनी हैं। फाजिल अहमद साहब भी अब क्योंकि चर्चा का हिस्सा बन गए। फाजिल साहब, आप कुछ तो आरती जी को, बाकी मेहमानों को सुन पाए होंगे। एक दो महत्वपूर्ण बिंदु आए, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति होते हुए आज तक उसने क्या भला करा मुसलमानों का, वंचित समाज का, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, महिलाओं को इसमें अधिकार दिया जा रहा है, इसको सत्ता पक्ष ने पुरजोर तरीके से रखा है। दूसरा, तथ्यात्मक रूप से बात करने के बजाय सिर्फ सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, ये एक बात रखी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको रखना चाहिए और मैं देख रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये बातें बहुत गंभीरता से नहीं आ, बल्कि हंसी मजाक भी आज मैं राज्यसभा में देख रहा था, अच्छा भी लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तथ्यात्मक बातों पर विपक्ष जो है अस्त्र शस्त्र डाल चुका है। देखिए, सरकार जो है जब तानाशाह होती है और किसी को सुनना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुनना है, तो फिर वहां विपक्ष क्या करेगा? हंसी मजाक के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। अब झगड़ा तो करेगा नहीं, बिल पास हो जाएगा, अगला दरवाजा अदालत का है, सुप्रीम कोर्ट का है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी है भी नहीं। तो हंसी मजाक कर ही लेते हैं और क्या कर सकते हैं। जब राजा बहरा हो तो हमको बोलना ही बेकार है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देश में ये जो आरती जी बोल रही हैं, हम पिछले 3-4 दिन से हर जगह यही सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि सबको एक व्हाट्सएप सुबह सुबह आ जाता है, वही व्हाट्सएप की बातें सब जगह सब लोग जो है घुमा घुमा के बोलते हैं। भैया, आपने कहा कि भ्रष्टाचार, अच्छा भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है?
सांसद निधि और विधायक निधि में कितना भ्रष्टाचार है ये तो मालूम? आपने कल 40% कही थी कमीशन बातें चल रहा है। फाजिल साहब, इससे आगे बढ़ते हैं ना, कल आपने पूरा रखा ही है तथ्यों को, इनको सबने दर्शकों ने नहीं, सुना। आज आपके कुछ नए व्यूवर्स होंगे इसलिए मैं वहीं से नहीं, शुरू कर मैंने रहा हूं। आपसे जो पूछा, मैंने कहा तथ्यात्मक रूप से कोई बातें नहीं आ रही हैं, तो कुछ पॉइंट्स जो मिस कर जा रहे हो सियासतदान तो को मैं थोड़ा एक नया बता दे रहा हूँ आपको, जो आपने नहीं सुना होगा कभी। जी। इस देश में एक कानून बना, मृत्यु भोज अधिनियम 1960, यानी आप मृत्यु भोज नहीं कर सकते। कितनी देश की सरकारें आई और चली गई, एक FIR लाज नहीं हुआ देश के अंदर। सरकार ने कभी प्रयास ही नहीं किया कि हम इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करें। जी। और आरती जी के घर में भी बाल बच्चे होंगे। दहेज निरोधक अधिनियम बना इस देश के अंदर, खूब खुल के दहेज ले रहे हैं, खूब खुल के शादियां कर रहे हैं, खूब सबको दिखा रहे, लिख लिख के दिखा रहे कि देखो कार मिला, फेसबुक पर डाल रहे। मतलब इसमें फाजिल साहब एक ऐसा इशारा जाता है कि इतना कुछ गलत चल रहा है तो ये भी गलत चलने दो टाइप का इशारा जाता है आपकी बात से। कानून के पीछे आपकी ये देखिए नेतागिरी का आइटम है और कुछ नहीं। नहीं, कानून बनाने से कुछ मैं नहीं होता आपकी बात तो मान रहा हूँ, लेकिन आप ये मकसद क्या है सरकार का? मैं ये बड़ी सुनिए, एक इंप्रेशन ये मिलता है फाजिल साहब आपकी बात से कि इतना गलत चल रहा है तो ये भी चलने दो गलत। नहीं, तिवारी जी सुनिए, चल ही रहा है, चलेगा ही। चलिए तिवारी जी, 2014 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो इस देश के मुसलमानों को ये नहीं पता था कि हमें सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक दिया जाएगा। जो कानून देश में बना ही नहीं, वो कानून हमारे पर नाफिज कर दिया गया। अभी इस देश के किसी विधानसभा, किसी लोकसभा में ठीक है बिल पास नहीं हुआ है कि मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ेगा तो उसे ये दंड मिलेगा। हाँ ठीक, इस पर बात करेंगे, ये इसको रखते हैं सब्जेक्ट को। आरती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना था, लेकिन आरती जी आप अपनी बात बोलें ताकि अनुत्तरित ना रहे। आरती जी क्या आप तिवारी जी नहीं बोलने देंगे तो फिर हम क्या? नहीं, मैं आपको बहुत डिटेल में सुनूंगा। मैंने क्या कहा फाजिल साहब, डिटेल में सुनूंगा आपको, डिटेल में। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। राजा बहरा नहीं है, हमारा राजा सक्षम है और हमारा राजा संवेदनशील है। वो आंखें खोल के सरकार को चलाता है, जिसका वो मुखिया है वो मैंने एक उदाहरण दिया। देखिए यही वो राजा है। मेरा राजा अभी आपने कहा दहेज प्रथा, हमने तो सती प्रथा खत्म करी, हमने तो बाल विवाह खत्म किया, हमने तो दहेज खत्म किया। आपने क्या अपने उसमें, आप देखिए ट्रिपल तलाक से आपकी घर की महिलाएं जो है वो कितना खुश हुई, कितना खुश हुई। और फिर आप कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर दिया? ये एम है एनहांस करने का, जानकारी में कमी है, ट्रांसपेरेंट करने का, जानकारी में कमी है, टेक्नोलॉजी को लाने का, पास नहीं होता तब तक कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। सारी की जब तक सारी राष्ट्रपति महोदय की सिग्नेचर नहीं हो जाएगा तब तक इस बिल में आप कोर्ट पे जा नहीं सकते। अभी आपकी थोड़ा जानकारी में कमी है, आप वही व्हाट्सएप वाला ज्ञान दे रही है, फिर और जो रेगुलेशन व्हाट्सएप सुबह आ जाता है वही ज्ञान आप दे रही है हमको। फाजिल अहमद जी सिर्फ विरोध करने के लिए, विरोध करना ठीक नहीं है। विरोध करेंगे क्या? विरोध करने का हक भी छीन लेंगे आप हमसे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राजा बहरा है तो हम क्या बोले। लेकिन हमारे साथ इलियासी शराफुद्दीन साहब नए मेहमान के तौर पर जुड़े, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार भी इस पर रखें। हम लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से जो कुछ सदन में आया लगभग उसके इर्द गिर्द ही बातें रहती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएं कि इसमें जो सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे मुस्लिम समाज को, ख़ासतौर पर जो वंचित मुस्लिम समाज होगा उसको बड़ा फ़ायदा होगा, महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, वक्फ की जो संपत्ति है उसका वो इस्तेमाल हो पाएगा जो अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे आय भी जनरेट होगी, यानी वक्फ के हालात सुधरेंगे। इस पर आपकी राय क्या है? वक्फ की ज़मीनात जो है मुसलमानों की मेहनत की कमाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, बेवाओं, यतीमों के लिए किसी मुसलमान ने जो डोनेट की वो वक्फ कहलाती है। और सदियों से मुसलमान अल्लाह की राह में अपनी जायदाद, अपना माल, अपनी ज़मीनात वगैरह डोनेट करते आए हैं ज़रूरतमंदों के लिए। और इन हालात में आज की तारीख में भी आप देखेंगे कि हैदराबाद से लेके लखनऊ से लेके कश्मीर तक मुसलमान कई मौक़ों पर 10%, 20%, 30% अपनी जायदाद का अल्लाह की राह में देते हैं, अक्सर अमीर मुसलमान, अल्लाह ने जिनको नवाजा है। दूसरी बात जो है, करप्शन जो है वो हर डिपार्टमेंट में हमारे पास उरूज पर है। वक्फ के अंदर भी करप्शन उरूज पर था और कई जमीनात हैदराबाद में पूरी हाईटेक सिटी बसा दी गई वक्फ के जमीनात पर। नहीं बोले भी तो कम से कम मैं समझता हूँ 5 लाख करोड़ की जमीन को हत्या लिया गया। और वैसे ही कई दूसरे मुकामात पर भी लीडर्स ने, वक्फ के जिम्मेदारों में से कई लीडर्स थे
और कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे और कई प्राइवेट पार्टीज बिजनेसमैन ने मिलकर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ वक्फ की जमीनों को आज तक हथियाया है। उसमें करप्शन था, इसमें दो राय नहीं है। तीसरी बात, करप्शन को खत्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कानून लेकर आते, ना सिर्फ वक्फ के अंदर का करप्शन बल्कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन ना हो, इसको स्ट्रिक्ट तरीके से लागू करते और जैसा सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, यूएई में और दूसरे मुस्लिम मुल्कों के अंदर वक्फ की जायदादों का पूरा तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी दी जाती उसको और उसका पूरा फायदा लोगों तक पहुंचाया जाता। ये चीज अगर की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। अब पूरे वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर उसमें अपने लोगों को बिठाकर मोदी गवर्नमेंट जिस रास्ते पर चली है वो काबिले भरोसा नहीं है। 15 लाख का 2 करोड़ नौकरियों का 100 स्मार्ट सिटीज का धचका आवाम को लग चुका है। 450 का गैस सिलेंडर हो जाएगा वगैरह, 50 का पेट्रोल हो जाएगा, ये सब धचके आवाम को लग चुके हैं। अब मुसलमानों को खास तौर पर लगभग 25 से 40 लाख करोड़ की जायदाद को धचका देने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है। काबिले भरोसा नहीं है। इसके अंदर अपने लोगों को बिठाकर यकीनन बयकीनन, ठीक है, आपने काफी पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से आपने बात को रखा। मैं इलियासी साहब बात यही जानना चाहूंगा कि काबिले भरोसा क्यों नहीं है, मतलब इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट आपको लगता है? आपने एक तरफ माना कि वक्फ में बहुत भ्रष्टाचार रहा है, उसमें सुधार की गुंजाइश है, कड़ा कानून लाने की बात की, आपने हिमायत की है, सारी बातें रखने के बाद आप कहते हैं काबिले भरोसा नहीं है, तो वो है या फिर एक प्रयास तो किया जा रहा है, कुछ कदम चलेंगे तभी तो पता लगेगा कि इसमें और क्या किया जा सकता है? फिर भी आपकी राय इस पर। 11 साल से 130 करोड़ हिंदुस्तानी भाई बहन और खुद मैं भी इंडियन आर्मी नायक का बेटा, मेरे वालिद ने माशाल्लाह 1971 की जंग में भारत की सिक्योरिटी के लिए खून पसीना बहाया, आर्मी के खानदान से हो। हम 11 साल से साथ चलकर देख रहे हैं कहां कहां पर वादे किए गए और उसकी मुखालिफत की गई, कहां कहां पर जुबान दी गई और जुबान को तोड़ा गया। और उसके अंदर मैंने जैसे चीजें गिनाई हैं आपको कई है। अब इंडियन रेलवेज का हाल देखिए, आप इंडियन एयरलाइंस का हाल देखिए, दूसरे हमारे डिपार्टमेंट्स का हाल देखिए। इसलिए किसानों ने भी मोदी गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं किया था, बिल वापस लेने पर मजबूर किया था। आज की तारीख में मुसलमानों को भी बिल्कुल भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरियां आए, ना 100 स्मार्ट सिटीज बने, ना सिक्योरिटी रही माइनॉरिटीज की। उल्टा घर टूट रहे हैं, मस्जिदें टूट रही है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो मुसलमानों को इसलिए मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं। जी आरती जी, आपने सुना, पहले फाजिल साहब ने भी बातें रखी, अभी इलियासी साहब की भी कुछ बातें हैं, उन्होंने बड़े सुलझे हुए अंदाज में हालांकि ये बातें रखी हैं। उनका काबिले भरोसा वाली बात है। और जो कल्बे अब्बास साहब कह रहे थे, मैं उसको जोड़ दूं कि अपने लोगों को बैठा दिया गया, अपने चमचो शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि अपने अपने लोगों से बात की गई है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात नहीं की गई है। तो इसके लिए भरोसा बहाली कैसे होगी? ये कैसे इस पर आप लोग समझाएंगे लोगों को कि नहीं भाई आप ही लोग शामिल हैं? तिवारी जी, विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। अगर आप देखें कि जो योजनाएं भारत सरकार लेके आई देश में, जनधन योजना से लेके आयुष्मान योजना से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके साथ ही साथ जो नौकरियों की योजना, जो लोन देने की योजना, उसमें अगर एवरेज लें तो 35 से 38% जो लाभ है वो बेनिफिशरीज जो है वो मुस्लिम समुदाय को मिला है और मिलना चाहिए। वो वंचित भी थे और वो उनको ज्यादा, उनके समाज को ज्यादा जरूरत भी है और हमें हमेशा उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। उसी संवेदनशीलता को देखते हुए जो आप कह रहे हैं, ठीक इलियासी जी जैसे कह रहे हैं, मैं वही तो करने की कोशिश की जा रही है। आप कह रहे हैं कि हाँ करप्शन बहुत है, तो हम भी तो यही करप्शन हो रही है। भूमाफियों ने इनको कब्जा रहे हैं। जब हम इतने लाखों एकड़ लैंड की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इसका सदुपयोग वंचित और ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए और वो कार्य होने चाहिए जिसकी मंशा से, जिसकी भावना से इन्हें रखा गया था। तो टेक्नोलॉजी का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि कागजों में घुमाना बहुत आसान है। जैसे ही आप इसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रिकॉर्ड और पूरी तरह से उसको
बंद कर लेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। अब वेरिफिकेशन तो होना ही चाहिए। अगर एक लैंड को मैं ये कहती हूँ ये मेरी लैंड है, लेकिन वक्फ बोर्ड कहता है कि नहीं ये वक्फ की जमीन है। अगर वक्फ की जमीन है तो मेरा ये अधिकार तो है ना जानने का, मेरा ये अधिकार है कि ये मेरे पेपर्स हैं और उसमें जो अभी तक ट्राइब्यूनल है उसमें कितने लोग जा पाते हैं, लोग कितना दुखी रहे, लोग कितना परेशान रहे। अब अगर हाई कोर्ट या डीएम, पहले भी ये लोग थे, पहले भी जो काउंसिल थी, काउंसिल में माइनॉरिटी कमीशन के मंत्री जी भी थे, 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, वहां के एमएलए भी थे और कलेक्टर और पूरा का पूरा लोग इसको डिसाइड करते। अभी भी इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बना है। अब देखिए ना तमिलनाडु में जो है, अभी आप हैदराबाद की बात कर रहे थे, तमिलनाडु में 6 गांवों को उठा के कह दिया कि आप पूरे गांव को कि ये वक्फ की जमीन है और गांव में वो कई 100 सालों से लोग रह रहे हैं। वहां पे 1500 साल पुराना तो मंदिर है जिसे आप ये कह रहे हैं, और तो और प्रयागराज में कुंभ की जमीन को भी आप कह रहे हैं कि वो वक्फ की जमीन है। ठीक है, मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं हम उसको क्रॉस नहीं करते, लेकिन वेरिफिकेशन का कई जगहों पर क्लेम कर दिया गया, उसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। क्लेम कर दिया गया, वेरिफिकेशन के लिए उसके जरूरी कागजात या कानूनी तौर पर उसको मुकम्मल करना जरूरी है कि भाई ये जमीन जो है क्यों वक्फ की है, कहां से आई है, उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। इलियासी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप संक्षेप में कहिएगा ताकि मैं कासमी साहब को भी जोड़ूं, फाजिल साहब भी मौजूद हैं, इन लोगों की राय ले लें। तिरुमला की मंदिर जो है और तमाम मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के। सिर्फ एक पुजारी के घर से 150 करोड़ का कैश और सोना निकला है। अब क्या बोलेंगे आप? मंदिर को आप हम दूसरे गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं रखते हुए करप्शन है बोलकर कोई और पार्टी एक्वायर कर लेकर तो आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। दूसरा, आपने कहा पसमानदा मुसलमानों की मदद होनी चाहिए वक्फ के जमीनों से। बिल्कुल सही है, पसमानदा मुसलमानों के लिए ही वक्फ किया गया था, लेकिन वहां पर अगर मामलात सही नहीं चल रहे तो आप करप्शन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग कानून लाना था। पूरी की पूरी वक्फ की जमीन को जो आप एक्वायर कर रहे हैं, तो हमें डर है जैसा रेलवे बिक रही है, एयरलाइंस बिक रही है, बट इसको तो स्पष्ट कर दिया गया ना इलियासी साहब, इस पर तो क्लैरिटी आ गई है, इस पर तो क्लैरिटी आ गई है कि कुछ ऐसा एक्वायर नहीं किया जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं कि जमीन को कब्जाया जा रहा है और कहीं बेच दिया जा रहा है। इस बात को तो बार बार क्लैरिफाई किया जा रहा है तमाम बड़े नेताओं के द्वारा। बता लीजिए जो कामयाब रही, ये एक अलग बात है, वो तो आपने भरोसा बहाली, मैंने पहले ही पूछा। देखिए, मैं एक बात मैंने शुरुआत में इलियासी साहब कहा था, मैं बहुत शुरुआत में चर्चा जब शुरू हुई थी तो मैंने बता दिया था ये डेडलॉक होगा कि भरोसा नहीं है, पहले जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, ये बात चलती रहेगी, जो विपक्ष में बोलेंगे, और इधर से पिछड़े वंचित मुसलमानों का भला होगा, ये बात कही जाती रही। यहाँ तो एक आके लॉक लग जाता है, ये दोनों तरफ से बातें होती हैं। लेकिन काजमी साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, अभी कलवे जवाद साहब कह रहे थे, इलियासी साहब की बात में भी आया, फाजिल साहब भी उसकी तरफ इशारा कर चुके हैं। कलवे जब्बार साहब का तो ये कहना था कि अपने चमचों से, उन्होंने कोट अनकोट उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने अपने लोगों से बात करके ये तय कर लिया गया है, जो असली स्टेक होल्डर्स हैं उनसे तो कोई राय मशविरा नहीं किया गया है। तो इसमें भरोसा बहाली किस, मतलब जो विरोध में है उसको बाहर कर दें, उसको ऐसा माने कि मुस्लिम हित में नहीं सोच रहा है, ये भी तो थोड़ा अजीब स्थिति होती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कलवे जवाद साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जो तथाकथित अपने आप को कहते हैं कि हम विद्वान हैं, मुझे ये बताइए कि वक्फ प्रॉपर्टी जो अल्लाह के लिए वक्फ की गई है तो वो गरीबों के लिए वक्फ की गई है, यानी जो गरीब हैं उससे उनकी तालीम का इंतजाम होगा, बेवाओं के लिए उनका इंतजाम होगा। अब उसे 100 साल की लीज पर देना, ये मालिकाना हक क्या अल्लाह के यहाँ से लेकर आएगी? क्या अल्लाह पाक ने इन्हें मालिकाना हक दिया है कि तुम उस जमीन को जो जिसके तुम अमीन हो, जो अमानत है तुम्हारे पास, उसे तुम कैसे उसे खयानत में बदल सकते हो? आपको तो ये करना था कि हजारों करोड़ की मिल्कियत की, लाखों करोड़ मिल्कियत की जमीन प्रॉपर्टी वो गरीबों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, एक भी कोई गरीब नहीं रहना था। आज मुसलमानों की गुर्बत देखिए, जो पसमानदा मुसलमान थे, मैं उस मुद्दे को कहना नहीं चाहता हूं, देश की आजादी के बाद जो देश में लोग रहे, या तो वो लोग
जो जमींदार और उमरा यहां से नहीं जा सके, जिनकी प्रॉपर्टी यहां से ट्रांसफर नहीं हुई, वरना तो वो लोग थे जिनकी जड़ें हिंदुस्तान से हैं, भारत से है, वो लोग यहां रहे और वो भारत को अपना वतन समझते हैं। उस जमाने के अंदर मैं जेके जैन साहब इस वक्त नहीं है दुनिया में, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा में हमारे, तो रिजर्वेशन के बारे में बात आई तो उस वक्त के इन जो उस वक्त के मुसलमान थे, ये कहा उन्होंने कि हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। अरे ये तो तुम्हें जरूरत है, तुम में है ये ऊंच नीच। तो अरे भाई मैं पूछना चाहता हूं, जहां रोटी बेटी का रिश्ता ना हो तो कितने पसमानदा मुसलमानों से इन अगड़े मानदा यानी जो अपने आप को शुराफा कहलाते हैं, इन्होंने कितने उन लोगों से अपने रिश्ते कायम किए हैं, जरा उंगलियों पर गिना दे। आज जिनके लिए ये प्रॉपर्टी जिनकी है, उन्हीं को बहका करके आप सड़कों पे ले आए। ये वही लोग सड़कों पे लेकर के आ गए, तुम्हारी प्रॉपर्टी को घेर लिया जाएगा। भाई ये तो बताएं कि आप एक मुतवल्ली हैं और मुतवल्ली मालिक नहीं है, उसकी देखभाल के लिए है। वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, उसकी देखभाल के लिए है। आप वक्फ बोर्डों के चेयरमैनों की आप आय उठा के देखिए, जितने भी अब तक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं वो गरीब से अमीर हो गए, क्योंकि कांग्रेस के मीडिएटर बनकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इन तथाकथित मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों ने उनका वोट बैंक बनाया, कांग्रेस का इन मुसलमानों को, और उनके अंदर डर पैदा किया। किसका? आरएसएस और बीजेपी का डर दिखाकर। आज की सरकार में दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, अभी आप देखिएगा कि कुछ दिन के बाद ये खुद कहेंगे कि इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी। इलियासी साहब पॉइंट्स रखिएगा, आप पॉइंट्स याद रखिएगा, मैं लूंगा इसमें, आप डेफिनेटली आप बोलना चाह रहे हैं जी। 60 साल के अंदर क्यों उनके ऊपर अनाथालय नहीं बने? जी जी उसके ऊपर कॉलेज जी, नहीं कासमी बने? साहब इस पर भी आएंगे। इलियासी साहब मैं आपसे पॉइंट्स लूंगा, लेकिन फाजिल साहब बड़ी देर से सुन रहे हैं, मैं आपसे बहुत उनके अलग विचार नहीं है, तो आप उनको भी सुन लीजिए। फाजिल साहब, एक तो ये कि जिनके लिए है जमीन उनको कुछ फायदा नहीं, मैंने बोला ना घूम फिर के बात वहीं पर आएगी, उनका क्या फायदा कर दिया। दूसरा, आपको देखरेख करनी है, आप मालिकाना हक की लड़ाई लड़ने लग गए हैं, ये एक दूसरी बात। देखिए, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर्स आपस में बात करें, मेरी तो जानकारी उसमें बड़ा जानकारियों का अभाव रहता है, तो मैं इसमें ज़्यादा बोलता नहीं, बट कुछ बातें कासमी साहब ने बोली हैं वो सुनने जैसी थी, और उस पर आप अगर कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं। देखिए, मालिकाना हक की तो कोई बात ही नहीं है, वक्फ तो है ही, ये बिल्कुल किराएदारी है, उसमें मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई मालिक नहीं। दूसरा, आरती जी की कुछ बातें हम जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सुविधा दे रहे। भैया, अगर मुसलमान को सुविधा दे रहे तो मुसलमान से जीएसटी नहीं ले रहे क्या आप? एहसान किस बात का है? इतना कौन सा एहसान कर रहे हैं? नहीं, वक्फ के जरिए अगर कुछ पैसा आएगा तो उससे उनको सुविधाएं दी जाएंगी, ये बात वो कहना चाह रही थी। अब हम आ रहे हैं, इस देश में जमींदारी उन्होंने अधिनियम लगा देश में, सारी जमीनें कहाँ चली गई? आज भी हिंदू पसमंदा की चिंता नहीं है भाई, लोकतंत्र है ना यार, आदिवासी पिछड़ा, घर बनाने की जमीन चाहते हैं। हमारे गांव में जहाँ बड़े बड़े लोग 5-5 बीघे में कोठी है, वहाँ दलितों के पास 25 गज की जमीन नहीं है घर बनाने को। बहुत से आवास योजना में आवास आता है, ऐसे बहुत से परिवारों को मैं जानता हूं जिनके पास आवास का पैसा मिल गया पर घर बनाने को जमीन नहीं है। तो ये जो बात कर रही है कि मुस्लिम पसमंदा की इनको बहुत चिंता है, हिंदू पसमंदा की चिंता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, एक कहा कि भाई जो वक्फ की जमीनें हैं उसका इस्तेमाल, अरे उसका इस्तेमाल तमाम यतीम खाना चलता है, तमाम स्कूल चलते हैं, तिब्बिया कॉलेज, यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा लैंड बैंक होने के बावजूद, इतनी जमीन होने के बावजूद हालत खस्ता है, तो कहा ही गया वक्फ की हालत खस्ता चल रही है, पैसे की कमी चल रही है, तो इतना लैंड बैंक होने के बावजूद उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई। तो इलियासी साहब, आपने सुना था कासमी साहब ने जो बातें कही, उस पर आप बीच में कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात भी रखना चाह रहे थे। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक अगर सरकार, मान लीजिए आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, मान लीजिए आप मानते हैं कि एक बड़ा लैंड बैंक है जिसको सही मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और मान लीजिए इससे कुछ अच्छा पैसा आता है और इससे कुछ आय जनरेट होती है और वो पसमानदा मुस्लिम या वंचित समाज जो है मुस्लिमों का, उसके भले में काम आती है, क्या बुराई है इसमें? एक सरकार को प्रयास तो करने देना चाहिए। यही मोदी सरकार है जिसने 22 लाख करोड़ जनता के बैंकों के पैसे को अदानी को, अंबानी को माफ कर दिया। ये उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। ये सरकार में इसलिए गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। ये बीजेपी कहती है, नहीं तो फिर वो ये होता है कि मैं कह रहा हूं जनधन योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना। अभी एक एग्जांपल भी दे रहे थे कासमी साहब की, कैसे एक मुस्लिम बच्चा कह रहा था मेरी माँ का इलाज हो गया आयुष्मान कार्ड योजना से। कहां ये उद्योगपतियों की योजना है?
फ्री का राशन है, कौन सा उद्योगपतियों के पास जा रहा है? नुकसान हुआ, कई लोग आयुष्मान कार्ड लेकर दवाखाने को गए, काम नहीं बना। नहीं, वैसे ही मंदिरों के देखिए अंदर केसेस है, मेरे पास भी आते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, बट बताकर अक्वायर कर लेंगे तो देखिए इलियासी साहब, एक बात आप मानेंगे, हम कुछ चीजों को जनरलाइज नहीं कर सकते। इलियासी साहब, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, आरती जी हैं, वरिष्ठ नेता है, बहुत पुरानी नेता है, वो इस पे बात, पर मैं कहता हूं जब हम ऐसी गंभीर बात करते हैं, इतने अच्छे से आप लोगों ने बात रखी, हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हम कुछ केसेस पे कहें कि आयुष्मान जो है वो पूरा बेकार है, हम कुछ चीजों पे कह दें कि ये बेकार है और गरीबों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, ये थोड़ा पॉलिटिकल लगता है। जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। ये गवर्नमेंट करप्शन में वक्त से 100 गुना आगे है। आचार्य शिमोन वो बात को छुपा रहे हैं। आचार्य शिमोन को जानना चाहिए कि जिसके पक्ष में वो खड़े हैं, वो पक्ष खुद बहुत बड़ा सर से पैर तक करप्शन की मूर्ति है। अब तिरुमला की मंदिर के अंदर जो करप्शन चल रहा है, क्या हम उसको बुनियाद बनाकर मंदिर एक्वायर कर लें? तमाम बैंकों में जो करप्शन चल रहा है, क्या हम उसको बुनियाद? ये तो फाजिल साहब कल से कह रहे हैं, फाजिल साहब को मैंने यही कहा था, कल भी उन्होंने कहा, आज भी कहा उन्होंने कि करप्शन तो हर जगह पर है। ठीक है, अब ये क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, अभी तक तो आपने बात करी थी वक्फ की, अभी आपने सरकार पर, बीजेपी पर एक डायरेक्ट हमला किया, थोड़ा पॉलिटिकल है, तो आरती जी आप इस पर थोड़ा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। और वक्फ की जमीनों को जी आरती जी, पॉलिटिकल इसे नहीं, तिवारी जी इसे पॉलिटिकल नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया है कि करप्शन बहुत ज्यादा है, करप्शन जीरो, करप्शन टॉलरेंस है प्रधानमंत्री जी की। एक भी केस बता दे, और जो केस है और जो लोग करप्ट हैं वो जेलों के अंदर है, और उसमें किसी भी तरह अरे के इलियासी साहब, आप इतने अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर बैठे हैं, अभी कहाँ आप वो अडानी अंबानी कांग्रेस वाली बातें करने लगे हैं? अच्छा नहीं लगता, वो सूट नहीं करता आप पे, अच्छा नहीं लगता है। वो भी आपने बोल दिया तो मैं आरती जी से कमेंट ये ले विषय वही बात है ना, तथ्यों की कमी है, तो जब तथ्य नहीं है तो भटकाओ, भ्रम फैलाओ, गुमराह करो, पूरे टॉपिक को कहीं का कहीं ले जाओ। ये बात ठीक नहीं है। सच्चाई ये है कि इन्हें इनका दिल भी जानता है। में जो झुकता हूँ मैं ये कह रहा हूँ, इतनी माशाल्लाह इतनी बढ़िया चर्चा चल रही थी, इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है ये। हाँ जी, मैं ठीक है आरती जी मैं चाहता हूँ इसको पॉलिटिकल वे में एंड ना करते हुए, बहसबाजी लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट भी आए हैं। कासमी साहब एक बात, अभी कुछ चीजें इलियासी साहब ने रखी है, मैं चाहता हूं उसको थोड़ा एड्रेस करें आप उन्हीं पॉइंट्स को, कि भ्रष्टाचार सभी जगह पर है, आपको सिर्फ वक्फ का ही क्यों दिखाई दिया, यानी सरकार को सिर्फ वक्फ का ही क्यों दिखाई दिया, पसमानदा की याद 10 साल बाद क्यों आ रही है, पहले क्यों नहीं आ गई? अगर इतना ही जरूरत थी तो पहले से ही वक्फ पर काम कर लेते, अभी बिहार इलेक्शन के पहले क्या? ये कुछ बातें हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। नहीं, अभी ने तो ये क्या बताऊं मैं कि अभी उन्होंने आचार्य कह के एड्रेस किया, इन्हें पता ही नहीं कि आचार्य किसे कहते हैं। आचार्य और आप जो है, अरे इलियासी साहब क्या सुनो, इलियास सुनो जरा, शर मत पैदा करो, शर मत पैदा करो। आपको शर्री जो आदमी होता है, अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना जो है वो कत्ल से ज्यादा भयानक होता है। और तुम ये शर पैदा करते हो। पहले तो तुम ये, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप ये बताइए कि करप्शन तो करप्शन है। अगर वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन है, या कहीं हमने करप्शन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, हमने एक करप्ट सरकार को जाने पे मजबूर किया, समझे, करप्ट सरकार को जाने पे मजबूर किया। मैं अन्ना हजारे के आंदोलन के उन लोगों में से एक था। नहीं, वो उस आंदोलन का हिस्सा थे इसलिए कह रहे हैं, वो उस आंदोलन का हिस्सा था इसलिए बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने करप्शन करके अपनी जो ईमानदारियां हैं उसे भी, अपनी क्रेडिबिलिटी को भी खत्म कर लिया। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको या मुझे या किसी को भी, जिस धर्म को वो मानता है, मैं इस्लाम को मानता हूं या तुम इस्लाम को मानते हो, इस्लाम तुम्हें कहीं करप्शन की इजाजत देता है? इस्लाम करप्शन की इजाजत अगर देता हो, फाजिल साहब की भी आवाज दी जाए। फाजिल साहब चलते चलते अब तो हो गया, मतलब भले बेशक आप लोग करते रहे विरोध, लोकसभा में हो गया है, राज्यसभा में हो जाएगा, अब क्या 370 का भी ऐसे ही विरोध हुआ, हो गया। जो वक्फ
प्रॉपर्टी गरीबों के लिए थी, फाजिल उस पर साहब। आपको क्या हक है करप्शन करने का, अपना घर बनाने का क्या हक है? जितने भी लोग बोल रहे हैं, आपका भी होगा अगर इंक्वायरी हो जाए तो। आपने भी किसी न किसी वक्त के मुतवल्ली चलिए हो बोल गया। लीजिए थोड़ी देर, अभी मैं काम नहीं हूं। करते हैं आप लोग। मैं किसी वक्त का मुतवल्ली नहीं हूं, आप जरूर होंगे, तुम्हारी अगर इंक्वायरी हो तो। क्या हो रहा है कि जिसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। भाई आज अगर एक सरकार ऐसी आई है कि जो ईमानदारी को और करप्शन फ्री है, आज तक कोई इल्जाम नहीं है नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर एक भी करप्शन का इल्जाम नहीं। आप साबित करिए। बस शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अभी इलियासी जी तो पी ही रहे थे ठंडा पानी। इलियासी जी शांत हो जाइए। कासमी साहब बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने अपने पक्षों को, पहलुओं को रखा, और इलियासी साहब आपने भी कुछ बिंदुओं को रखा है। अच्छी चर्चा रही, पर आखिरी में थोड़ा सा पॉलिटिकल भी वो जरूरी है। यही बहसबाजी तो हम सदन में भी सुन ही रहे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता भी यही बातें कह रहे हैं। पर इलियासी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कासमी साहब एक बार फिर आपका शुक्रिया। फाजिल अहमद साहब आपका धन्यवाद। आरती जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार चर्चा में बनी रही और आपने पूरी बातचीत को सुना भी, अपने तथ्यों, अपनी बातों को रखा भी।